नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कर्रेगुटा की पहाड़ियों का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और चल रहे अभियानों की समीक्षा की ताकि नक्सलवाद के खिलाफ राज्य सरकार के प्रयासों को और प्रभावी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों के साथ संवाद किया, योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर भी फीडबैक लिया और उन्होंने राज्य में नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के लिए पूरी तन्मयता से काम करने का भरोसा जताया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया कि नक्सलवाद उन्मूलन में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और राज्य को शांति की ओर ले जाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित अघरिया समाज सेवा समिति के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने अघरिया समाज के योगदान को सराहा और समाज के हर सदस्य से छत्तीसगढ़ के विकास में सक्रिय भागीदारी की अपील की। सीएम विष्णुदेव साय ने परिश्रम और समर्पण के को स्वीकार करते हुए अघरिया समाज को कहा कि यह समाज अपने मूल व्यवसाय कृषि के अलावा अन्य कई क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद का समूल उन्मूलन करने के लिए निरंतर काम कर रही है, जिससे राज्य का विकास और अधिक गति पकड़ सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवेश, कृषि सुधार और औद्योगिक नीति पर भी चर्चा की और कहा कि छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदलने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने रामलला दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख भी किया। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने अघरिया समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह समाज केवल कृषि में ही नहीं बल्कि शिक्षा में भी अग्रणी है और उन्होंने युवाओं से सतत परिश्रम और क्षमता निर्माण पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने बेटियों की शिक्षा को लेकर भी विशेष ध्यान आकर्षित किया और कहा कि बेटियों को पढ़ाना आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवारने का कार्य है। और इस कार्यक्रम में सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक मोतीलाल साहू और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया, संबोधन किया। कार्यक्रम में अघरिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा पटेल सहित समाज के प्रबुद्धजन और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस नेता के पाकिस्तान समर्थक बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि यह बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है और कांग्रेस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की बातों से उनकी असल सोच सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं से नहीं आ सकते और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पार्टी से इस मामले में स्पष्ट कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यह न केवल पार्टी की छवि पर असर डालता है बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरे की घंटी है। उनकी दिल की बात निकल ही आती है। देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति इनके मन में क्या है ये बार बार निकल के आता है। एक पूर्व विधायक का इस प्रकार से बयान कांग्रेस नेताओं को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और यूडी मिंज के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही उनकी पार्टी को। बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष और मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमें देशभक्ति की शिक्षा न दे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने ही राष्ट्रहित में काम किया है और पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। शुक्ला ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है और बीजेपी के नेता आज ऊंची बयानबाजी कर रहे हैं जिसे जनता पहचान चुकी है।
बढ़ते आगे, रायपुर में गृह विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा ने कुछ अहम बयानों के साथ आगामी कार्रवाई के बारे में बातचीत की और जानकारी दी। गृह मंत्री ने बताया कि अब राज्य में टूरिस्ट वीजा पर आए संदिग्ध व्यक्तियों की गहन समीक्षा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों पर संदेह है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति और मजबूत हो सके। यह कदम राज्य में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए उठाया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों को रोका जा सके। पाकिस्तान के साथ हुए हालिया दिनों की जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब जो है एक्शन सख्त लिए जाएंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक के जरिए कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद को यह धमकी भरा पोस्ट किया गया है। आरोपी के इस पोस्ट को पहलगाम में हुई हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। विधायक के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर धमकी मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने इस मामले में फौरन एक्शन लिया है। आरोपी ने विधायक को धमकी देते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि मैं कल के दिन मसूद को मार दूंगा, मेरी जमानत कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा। और इसके आगे आरोपी ने पोस्ट में लिखा, देश हित में मारना पसंद है मुझे, जो नरसंहार हुआ है उसके लिए देशद्रोही को मारूंगा जो सपोर्ट कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, इंदौर से एक गंभीर मामला सामने आया, जहां एक पाक नागरिक अपनी बेटी के साथ वीजा रिन्यू कराने के लिए बाघा बॉर्डर गए, लेकिन वो वहां फंस गए और इस दौरान उनकी पत्नी और मां की हालत बेहद खराब हो गई और लगातार रो रही है। पीड़ित परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है और कहा है कि उनकी और उनके परिवार की मदद की जाए, ताकि वे अपनी बेटी के साथ वापस लौट सकें। परिवार के सदस्यों का कहना है कि स्थिति उनके लिए बहुत ही कठिन है और वे अपने प्रियजनों को घर लाने के लिए सरकार से सहायता की उम्मीद कर रहे हैं। तो इंदौर से ये जानकारी, जहां बेटी के साथ वीजा रिन्यू कराने गए शख्स बाघा बॉर्डर है वहां फंसे हुए हैं और पीड़ित परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है और कहा कि उन्हें सुरक्षित परिजनों से मिलाया जाए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप एक दिवसीय प्रवास पर दंतेवाड़ा पहुंचे और उनके आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता, विधायक चैतराम अटामी और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। और इस दौरान सांसद कश्यप ने स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की और उनके मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही विधायक चैतराम अटामी ने ये भी जल्द निराकरण की बात कही समस्याओं की और सांसद कश्यप ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलकर जिले में चल रहे विकास कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की। इसके बाद उन्होंने माननीय विभाग संघ संचालक जितेंद्र सिंह भदौरिया के निवास स्थान जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और नव दाम्पत्य जीवन की भी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बीजेपी के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुडामी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीष सुराना और कई अन्य जनप्रतिनिधि नजर आए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, अनूपपुर जिले में मध्य प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने बहुप्रतीक्षित 200 बिस्तरों वाले नवीन जिला अस्पताल भवन का लोकार्पण किया और इस अस्पताल भवन में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है, जिनमें अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, ऑपरेशन थिएटर, लिफ्ट सुविधा और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शामिल हैं। अब जिलेवासियों को इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं लोकार्पण समारोह में कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री दिलीप जायसवाल, कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रौतेल, अनूपपुर विधायक विशाहू लाल सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष हीरा सिंह श्याम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी मौजूद रहे। उपस्थिति में आज यहाँ पर 200 बेड का हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी सौगात है और हमारे मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं धन्यवाद दूंगा और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, चाहे हमारे माननीय विधायक जी हों, जिन्होंने उनका प्रयास जो आज हॉस्पिटल बन चुका है,
निश्चित रूप से हमारी सरकार तो अलग अलग क्षेत्रों में विकास के नए नए आयाम करती है। एक नए आयाम में ये भी बढ़ते हैं आगे खबर चांपा से, जहां थाना चांपा पुलिस और साइबर टीम को डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। आरोपियों के द्वारा नेशनल हाईवे पर खड़े वाहनों से मौका देखकर भारी मात्रा में डीजल की चोरी की जाती थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 60 लीटर डीजल और घटना में इस्तेमाल किए गए स्कॉर्पियो वाहन को बरामद किया है। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने अपने साथी के साथ मिलकर डीजल चोरी करने की बात कबूल की है। वहीं सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इंदौर, भोपाल सहित अन्य शहरों में बड़ी कार्रवाई शुरू की है। 71 करोड़ रुपए के आबकारी फर्जी बैंक घोटाले में आरोपियों के साथ साथ आबकारी अफसरों के यहां भी रेड की गई है। प्रदेश भर में 28 जांच टीमें इस समय सक्रिय हैं। इंदौर के तुलसी नगर में स्थित सुरेंद्र चौकसी के घर पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। सुरेंद्र चौकसी, जो कि एक रिटायर्ड आबकारी अधिकारी हैं, उनके घर पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन को भी इस कार्रवाई की भनक तक नहीं लग पाई। ईडी की टीम चौकसी के घर पर A296 पर जांच कर रही है। बढ़ते आगे, पन्ना जिले में जंगलों से निकलकर खूंखार वन्यजीव रिहायशी क्षेत्रों में घुसकर इंसानों पर हमला कर रहे हैं। हाल ही में जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में एक महिला और एक वृद्ध जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना पन्ना के तिलंगवा क्षेत्र में हुई, जहां 50 वर्षीय बकरी चराने गए रत्तू आदिवासी पर तेंदुए ने हमला कर दिया और उसके चीखने की आवाज सुनकर पास में काम कर रहे ट्रक चालकों ने उनकी मदद की और वन विभाग को सूचित किया। दूसरी घटना उत्तर वन मंडल के विश्रामगंज रेंज के पलथरा में हुई, जहां महुआ बीनने गई 45 साल की महिला शक्कन बाई पर भालू ने हमला कर दिया। महिला किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी, लेकिन उसे वन विभाग की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन वृद्ध चरवाहे की हालत नाजुक बताई जा रही है। बकरी चराने गए थे तो तेंदुए ने हमला कर दिया। तो कैसे जान बची? ट्रक वालों ने बचाया है। कहाँ गए थे? जंगल जाते ही ये जंगल है नजदीक में, वहीं पास में चराते थे, वो वहीं पास में ही आ गया। ये सुनहरा बीट का मामला है। खनिया मोहल्ला का व्यक्ति है जो अपनी बकरियां चराने के लिए गया हुआ था जंगल में, तो वहां पर तेंदुए के द्वारा हमला किया गया है। वैसे कैसे इसकी जान बची, क्या मदद की वन विभाग ने? वन विभाग ने उसको मौके से ले आकर यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है और जो भी इसको प्राथमिक उपचार है यहाँ से मिल रहा है और जो सहायता राशि दी जाती है वो हमारे द्वारा बीटगाड़ द्वारा दी जाती है। बढ़ते आगे, अनूपपुर के देवाहारा चौकी क्षेत्र में एक बड़ी लूटपाट की घटना सामने आई है। भारत सरकार द्वारा संचालित ठेके के तारों की भट्टी में 7 से 8 लोग काले स्कॉर्पियो में आए और दुकान में घुसकर लूटपाट की। आरोपियों ने दारू भट्टी के कर्मचारियों और मैनेजर प्रशांत राय से मारपीट की और इस हमले के दौरान कर्मचारी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी कांच की शीशियां तोड़कर मारपीट करते हुए नजर आ रहा है और वहीं भाग भी रहा है। घायल कर्मचारी प्रशांत राय ने किसी तरह देवाहारा पुलिस चौकी पहुंचकर मदद मांगी और उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय अनूपपुर भेजा गया, जहां उनका शुरुआती इलाज किया गया। हालांकि घटना के बाद अब तक देवाहारा चौकी प्रभारी ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हुई है सर, ये घटना घटी है। मैं रात्रि में 10:30 के बाद मैं अपना नाइट कैश उठाने दुकान पे गया था। वहाँ से कुछ लोग स्थानीय लोग थे कुछ, तो वो लोग आए और दारू मांगने के बहाने से लड़ाई झगड़ा करने लगे। उनका विरोध करने पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, डंडों से और बोतलों से मारा। जान से मरते मरते मैं बचा हूँ। मैं जैसे ही भागा हूँ तो मेरी चैन छीन ली गई और मेरा पर्स वहीं चला गया, मुझे पता नहीं। तुरंत फिर पुलिस को बुलवाया फ़ोन करके। जैसी पुलिस आई तो मैंने उनको बोला कि ये ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो उसके बाद मेरी जिला चिकित्सालय मेरे को भेजा गया, मेरी मेडिकल हुई है और उसके बाद मेरा उपचार हुआ गया। फिर उसके बाद अभी तक मेरी कोई सुनाई नहीं हुई है, कोई ठीक से कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे पता नहीं क्या होगा। और बढ़ते आगे, बिलासपुर से एक ताज़ा तरीन मामला सामने आया, जहां एक एआई अधिकारी को रिश्वत लेते हुए एक वीडियो में कैद किया गया है। मामला नाबालिग की तलाश में रिश्वत की मांग का बताया जा रहा है, जहां वीडियो के वायरल होने के बाद
प्रशासन में हड़कंप मच गया है और अब इस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। और घटना न केवल अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रही है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भ्रष्टाचार किस हद तक फैल चुका है। और अब इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी अधिकारी को पकड़ने के लिए जांच की जा रही है। और कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हिंदुस्तान के 144 करोड़ लोगों का खून खौल रहा है। लोगों को लग रहा था सरकार कुछ बड़ा करेगी, लेकिन भारत ने आतंक की गहराई को देखते हुए पाकिस्तान को जो गहरी चोट दी है, जिसमें ना ही भारत की तरफ से टैंक चलाए गए, ना ही मिसाइलें दागी गई और ना ही कोई सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन इस बार भारत ने जो युद्ध शुरू किया है उसमें खून तो नहीं बहेगा, लेकिन प्यास की तड़प पाकिस्तान की सरकार को और वहां निवास करने वाले लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख देगा। इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में लोग प्यास से तड़पेंगे, पाकिस्तान में नहीं जलेंगे चूल्हे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कल कारखाने बंद हो जाएंगे, अस्पताल ठप हो जाएंगे, पाकिस्तान के सभी शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, खेत सूख जाएंगे और जनता भूख से तड़पेगी, महंगाई आसमान छूने लगेगी, जनता सड़कों पर उतरेगी और फिर मौत गोली से नहीं भूख और प्यास से होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल बुधवार को सरकार ने जो 5 अहम फैसले लिए हैं, उसमें उठाए गए सभी कदम पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए काफी है, लेकिन जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा वह है इंडस वाटर ट्रीटी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है। खून तो नहीं बहेगा, जिसमें खून तो नहीं बहेगा, कोई विलाप नहीं करेगा, कोई अपनों को खोने पर विलाप नहीं करेगा, पाकिस्तान सूख कर मर जाएगा, लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान सूख कर मर जाएगा, क्योंकि इस बार वॉर वाटर स्ट्राइक से है। सही सुना आपने, इस बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वॉर वाटर स्ट्राइक की है। भारत का पहला प्रहार, इंसाफ के वॉर में भारत का पहला और गहरा प्रहार, जिसकी गूंज पाकिस्तान को सदियों तक सुनाई देगी। दरअसल पहलगाम में पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया गया, तो यह नरसंहार भारत के सब्र का अंतिम बिंदु था और इस हमले के बाद भारत ने वो समझौता भी तोड़ दिया जिसे भारत ने मानवता के लिए तब नहीं तोड़ा था। भारत की संप्रभुता पर चोट। जब साल 1948 में पहली बार पाकिस्तान ने भारत की संप्रभुता को चोटिल करने की कोशिश की थी, तब भारत ने कुछ नहीं किया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध। जब 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। मुंबई पर हमला। जब साल 1993 में पाकिस्तान ने मुंबई में हमला करवाया। साल 2001 में संसद पर हमला। जब 2001 में पाकिस्तान ने संसद पर हमला कराया। 26/11 का नरसंहार। साल 2008 में 26/11 का नरसंहार हुआ। उड़ी और पुलवामा हमला। साल 2016 उड़ी और 2019 में पुलवामा हमला करवाया गया, लेकिन पहलगाम की घटना ने भारत के सब्र के बांध को तोड़ दिया और भारत ने उस संधि को तोड़ने का फैसला किया जो पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा देगा। भारत ने पाकिस्तान की बर्बादी के लिए निर्णायक कदम उठा लिया है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के हर बार के कायराने हरकत के बाद इस बार 5 बड़े अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर घेर लिया है, जिसमें पहला है अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद, यानी कि इस चेक पोस्ट से होकर जो थोड़े बहुत व्यापार होते थे वो अब पूरी तरह ठप। जो थोड़े लोग आवागमन भी करते थे अब वो भी बंद। दूसरा है इंडस वाटर ट्रीटी। यह फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच पहले जल युद्ध की शुरुआत है, क्योंकि आपको बता दें कि यह पाकिस्तान समझौता साल 1960 में किया गया था
जिसके तहत कुल जल का 80% पाकिस्तान को दिया जाता था और 20% भारत इस्तेमाल करता था। लेकिन अब इस समझौते को तोड़ दिया गया है। इससे वहां पानी की कमी हो जाएगी और चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे। अनाज की पैदावार खत्म हो जाएगी, जिससे लोग भूख से तड़पेंगे। कल कारखाने बंद हो जाएंगे। विदेशी निवेशक वहां से बाजारों को छोड़कर चले जाएंगे। रोजगार ठप हो जाएगा। लोग एक दूसरे के भूख के प्यासे हो जाएंगे और फिर जनता सड़क पर उतरेगी और अपने सरकार से सवाल करेगी कि आखिर क्या मिला आतंकवाद का सहारा लेकर। बेकारी, गरीबी, भूखमरी। लेकिन ये सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। अभी इसमें समय लगेगा, क्योंकि एक तरफ वहां जो पहले से स्थित जलाशय है वो फिलहाल सहायक है, तो वहीं अगर ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो भी थोड़े बहुत सहायक हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत को भी इस जल को रोकने के लिए बड़े डैम का निर्माण करना होगा और साथ ही इन नदियों के पानी को देश की तरफ मोड़कर उसे उपयोग के लायक बनाना होगा, जिसे नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से सफल बनाया जा सकता है। भारत सरकार ने तीसरा बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही भारत ने चौथा कड़ा फैसला लेते हुए देश में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। वहीं भारत सरकार ने पांचवा फैसला लिया है, जिसमें घोषणा की है कि अब पाकिस्तान के नागरिकों को भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। भारत ने इस बार सिर्फ एक आतंकी घटना का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेर लिया है। पानी, व्यापार, संपर्क, कूटनीति, हर क्षेत्र में भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। अब अगला सवाल ये है, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या होगी और भारत की अगली रणनीति क्या होगी। और वहीं पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है, हर कोई, पूरा देश, दोनों ही देश के लोग इससे रूबरू, पूरी दुनिया भर में ये बात अच्छी तरह से लोगों ने देखा है, जाना है। वहीं अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जिस तरीके से बैठकें हो रही है, वहीं अब भारत में भी हम बात करें तो जब हमला हुआ उसके बाद से लगातार, चाहे वो मंत्रियों की बैठक हो, चाहे अधिकारियों की बैठक हो, बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह समेत तमाम लोग ने बैठक की है इसको लेकर। वहीं अब सीडीएस की बैठक भी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस घटनाक्रम को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच लगभग 40 मिनट तक बैठक चली। इस बैठक में दोनों ने सुरक्षा हालात पर चर्चा की और पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाने पर विचार किया है। वहीं बीएसएफ के डीजी दलित सिंह चौधरी भी गृह मंत्रालय पहुंचे और उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने के लिए आयोजित की गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को लेकर अब महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने जम्मू के आरएसपुरा क्षेत्र में आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि समारोह में जवानों ने शहीदों की वीरता और बलिदान को सम्मानित किया। बता दें कि यह समारोह भारतीय सुरक्षा बलों की एकजुटता और देश के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक था, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बलों ने अपने साहस और बलिदान के जरिए यह संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे एक गंभीर घटना करार दिया है। उन्होंने कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इस वाक्य का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। घटना हुई है, कोई सामान्य घटना नहीं है और आज इस परिवार को हम मिलकर आए हैं। एक 32 साल के नौजवान को उन्होंने खोया है और ये जो पूरा वाकया हुआ है इसका तो मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आम आतंकी घटना नहीं है। जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया है वो मंसूबे बिल्कुल स्पष्ट हैं और इस मसले को आगे कैसे ले जाना है और इसमें क्या कार्रवाई करनी है, इस पर
हम लोगों ने, जो हम कांग्रेस पार्टी के हैं, बाकी सब लोग हैं, हम सब ने बड़ा स्पष्ट कहा है, वर्किंग कमेटी में हम लोगों ने इसको रखा था कि भारत सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ जितना भी वो चाहें अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सही रूप में जवाब देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। पूरे देश में इस बात पर सबकी एक राय है। तो वहीं अभिनेता मकरंद देशपांडे ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नागरिकों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है और शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनके इस प्रदर्शन में कई अन्य कलाकार और नागरिक भी शामिल हुए हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकजुट हुए। आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देशवासियों को भरोसा दिलाया कि वे व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रखें। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के इनपुट के आधार पर जो भी फैसले लिए जाएंगे, उनकी सार्वजनिक तौर पर व्याख्या नहीं की जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत भर में आतंकवाद के खिलाफ गहरी नाराजगी और आक्रोश देखा जा रहा है। सुरक्षा बलों, नेताओं और नागरिकों ने एकजुट होकर इस जघन्य हमले के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। केंद्र सरकार ने अपनी सुरक्षा रणनीतियों को और मजबूत करने का वादा किया है और इस हमले के दोषियों को सजा दिलाने का संकल्प भी लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।